Okay, so starting the course of biochemistry 2, first of all आप लोग जो कोर्स का कंटेंट है उसको अगर देखोगे तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने इस कोर्स के अंदर कवर करनी है, दिस इज बायो एनर्जेटिक्स। बायोकेमिस्ट्री 1 के कोर्स में जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा है कि इस कोर्स के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स, उनकी क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। किस तरह से अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, किस तरह से जो है वो प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में यूज होती हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। लेकिन अब हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म को टारगेट करेंगे। आई होप कि मेटाबॉलिज्म की एक जो बेसिक सी डेफिनेशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम इसमें देखते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, जिसमें कैटाबोलिक रिएक्शंस भी आते हैं और एनाबोलिक रिएक्शंस भी आते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शंस के अंदर यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ ग्लूकोज की, कि हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट को एज अ फूड इनटेक किया, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई डाइटरी प्लांट लिया है, हमने जो है वो किसी भी किस्म का फूड क्रॉप को एज अ फूड इनटेक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है, इसको अगर मैं थोड़ा बहुत, हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फॉर एग्जांपल दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनका स्ट्रक्चर मैं इस तरह से ड्रॉ करें। जैसे आपने इनको इनटेक किया है, इनटेक करने के बाद आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उस ट्रैक के अंदर देयर विल बी द डिफरेंट एंजाइम्स एंड द नेम ऑफ दीज एंजाइम्स आर अमाइलेजेस। आई थिंक इसको मुझे छोड़ देना चाहिए, हम लोग पेंट पे जा सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे आप इनटेक करोगे, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में देयर आर एंजाइम अमाइलेजेस जो कि इसको डिग्रेड करेंगे और अल्टीमेटली उससे ग्लूकोज को रिलीज करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स में आएगा और ब्लड वेसल से वो डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइक आपके जिस सेल को जितना ग्लूकोज चाहिए है वो ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अब ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर आएगा, पहले ग्लाइकोलिसिस, देन टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अल्टीमेटली उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, इस कैटाबोलिक पाथवेज के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मीन्स कि वी आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इज इट सो? ऐसा ही है ना? इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग एनर्जी ट्रांसडक्शन को देख रहे हैं। जी वकार, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैम ये जो एंजाइम्स हैं ये लिविंग है कि नॉन लिविंग होते हैं? सॉरी, मैम एंजाइम्स लिविंग लिविंग होते हैं? एंजाइम्स आर द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली ये हमारे अपने सेल्स के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड कर रहे हैं। दीज आर द लिविंग पार्ट। क्लियर? जी मैम। ओके, सो मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखी एक कैटाबोलिक पाथवे की, कार्बोहाइड्रेट के कैटाबोलिज्म की एग्जांपल रखी और एंड पे मैंने ये चीज कंक्लूड की कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मींस कि मेटाबॉलिज्म को पढ़ने से पहले हमें एनर्जी चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। सो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को पढ़ने से पहले बायोएनर्जेटिक्स को पढ़ते हैं। What is bioenergetics? Bioenergetics is actually a quantitative study of energy transductions, यानी इसमें हम एनर्जी ट्रांसडक्शंस को देखते हैं। इसके अलावा हम उन केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसडक्शन हो रही है। इसको अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंपल करूं तो बायोएनर्जेटिक्स में हमने दो चीज़ें देखी हैं। इन चीज़ों को आप लोग जो है वो साथ साथ लिस्ट डाउन करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एनर्जी ट्रांसडक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल जब हमने ग्लूकोज का इंटेक किया तो सारी की सारी एनर्जी ग्लूकोज के अंदर थी, लेकिन जैसे ही ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट हुई तो ग्लूकोज में जो एनर्जी थी वो रिलीज हुई और वो एटीपी में चली गई।
इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी चेंज हुई है, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम ग्लूकोज टू एटीपी। ग्लूकोज ने ब्रेकडाउन के बाद अपनी एनर्जी को एटीपी में ट्रांसफर कर दिया। सो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं कि कितनी एनर्जी, लाइक अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ग्लूकोज कितने एटीपी बनाता है, दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कि आप क्वांटिटी बता रहे हो कि 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ द एटीपी। सो ये आपके पास बायोएनर्जेटिक्स में आएगी कि इसमें आप क्वांटिटेटिवली बताते हो एनर्जी ट्रांसडक्शंस को। इसके अलावा आप उन केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस को भी स्टडी करते हो जिनमें ये एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस फिगर को अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो लाइट एनर्जी है जो कि सनलाइट का पार्ट थी, इसको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया। प्लांट्स के पास एक मशीनरी है, द नेम ऑफ दिस मशीनरी इज क्लोरोप्लास्ट, जो कि इस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे। सो आपके पास इनिशियली जो एनर्जी लाइट एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट थी, अब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इट मीन्स कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, किस तरह से सनलाइट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है, इस चीज को हम कहते हैं कि इसकी अगर टर्मिनोलॉजी को हम देखें कि एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है, तो वी विल डिस्कस इट इन द हेडिंग ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। सो बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसडक्शन को ही स्टडी नहीं करते, बल्कि उन सब केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस को भी देखते हैं जिनमें एनर्जी चेंज होती है, जिनकी वजह से एनर्जी अपनी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करती है। इज इट क्लियर? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। नो मैम। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम ये कहेंगे किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, किसी भी बायोकेमिकल पाथवे के अंदर अगर एनर्जी चेंज होता है, यानी या तो वो एनर्जी को यूज करता है या वो एनर्जी को रिलीज करता है, कोई भी ऐसा पाथवे, यूजुअली बायोकेमिकल पाथवेज नॉर्मली सारे पाथवेज ही या तो एनर्जी को यूज करते हैं या फिर एनर्जी को रिलीज करते हैं। सो ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी सेटअप जो कि एनर्जी ट्रांसफर के साथ लिंक है, जिसमें या तो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है, ये सारे के सारे सिस्टम्स और पाथवेज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये लॉ कहता है कि इन एनी फिजिकल एंड द केमिकल चेंज, या किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है। इसी चीज को अगर हम प्रीवियस स्लाइड से हेल्प लेके समझें, हियर यू कैन सी कि आपकी जो सनलाइट एनर्जी है, जितनी सनलाइट एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उतनी ही एनर्जी को वो ग्लूकोज या फिर एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे किसी भी किस्म का लॉस नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी ने अपनी फॉर्म को चेंज किया है। जितनी एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब की थी उसमें से कुछ एनर्जी को उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, बाकी एनर्जी को उसने हीट की फॉर्म में जो है वो रिलीज कर दिया। सो हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये हीट और ग्लूकोज अभी भी यूनिवर्स में है, अभी भी आपके जो है वो इसका पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है, ये वेस्ट नहीं हो रहा। सो वी कैन से कि ओवरऑल इस यूनिवर्स के अंदर एनर्जी की अमाउंट सेम रहेगी, लेकिन एनर्जी की फॉर्म चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो सनलाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है, जब इस ग्लूकोज को हम एज अ फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद दिस एनर्जी विल अगेन चेंज इट्स फॉर्म और ये ग्लूकोज से एटीपी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और जब हम उस एटीपी को बना लेंगे, उसके बाद इस एटीपी को यूज करते हुए हम अपनी जो मसल की वर्किंग है इसको देखेंगे। हमारी जो बॉडी के अंदर मसल मूवमेंट है, जो मैकेनिकल मूवमेंट है, हार्मोन का रिलीज है, सिग्नल ट्रांसडक्शन है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस होंगे। सो इनिशियली एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में थी, प्लांट्स ने उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। एनिमल सिस्टम ने और प्लांट के अंदर भी ये सिस्टम प्रेजेंट होता है कि वो ग्लूकोज से एटीपी बनाते हैं और अल्टीमेटली ये एटीपी जो है ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को मूवमेंट और सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। सो इन सब प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी क्या कहीं पे वेस्ट हो रही है? नो मैम।
नो, बल्कि एनर्जी सिर्फ अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, अल्टीमेटली वर्क डन कर रही है, ठीक है, वर्क परफॉर्म कर रही है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, अल्टीमेटली ये एनर्जी यूनिवर्स में ही रहेगी। तो यस, हम यहाँ पे कहेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ऐसा ही है कि उन सिस्टम के अंदर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं और ये एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। हमने प्रीवियस एग्जांपल से इस चीज को क्लियर कर लिया है कि बायोलॉजिकल सिस्टम obeys the first law of thermodynamics. There is no wastage of energy at any stage. Clear? जी बच्चों, clear or not? Okay. Yes, so ma'am. let's move toward the second law of thermodynamics. इसको हमने बायोकेमिस्ट्री 1 में भी कुछ हद तक टारगेट किया था, but definitely I will revise this law again. Second law of thermodynamics के according यूनिवर्स के अंदर सिर्फ वही प्रोसेसेस फेवरेबल हैं। फेवरेबल मीन्स के वही प्रोसेसेस विदाउट द इनपुट ऑफ एनर्जी चलेंगे जिनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या है, फिर हम इस लॉ को जो है वो समझ सकेंगे। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि सिर्फ वही बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको नेचर अलाउ करता है जो कि यूनिवर्स में डिसऑर्डर फैलाते हैं, जो कि रैंडमनेस फैलाते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। क्या ये डिसऑर्डर क्रिएट करेगा? जी बच्चों, यस और नो? क्या ये प्रोसेस यूनिवर्स में डिसऑर्डर क्रिएट करेगा? मैम कौन सा प्रोसेस? यस, यस और नो, कुछ भी कहें, आप लोगों को पता है अगर आप लोग गलत भी बताएंगे तो मैं इस चीज को जो है वो किसी भी तरह से आप लोगों को डांटूंगी नहीं, बल्कि उसका राइट आंसर दे दूंगी, यस और नो। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चीज कह रहा है, इस लॉ को अगर पढ़ें कि इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, यानी नेचर के अंदर सिर्फ वही प्रोसेसेस अलाउड हैं, वही प्रोसेसेस फेवरेबल हैं जिनमें यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। नाउ व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस इन यूनिवर्स, मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन यूनिवर्स। सो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। क्या ये ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से यूनिवर्स का डिसऑर्डर इंक्रीज होगा? यस यस, थोड़ा ऊंची और कॉन्फिडेंटली बोले यस, बिकॉज इनिशियली जो आपकी प्रोटीन्स थी, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक थे, वो ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है, वो डिस्पर्स नहीं थे, वो एक बॉन्ड के थ्रू लिंक थे। लेकिन जब डिफरेंट एंजाइम्स पेप्टिडेजेस इन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपके पास एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, रैंडमनेस क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज अगर प्रोटीन के अंदर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं तो नाउ दीज 1000 अमाइनो एसिड्स आर फ्री, they are randomly present in the reaction mixture. Is it so? ऐसा ही है ना? यस मैम। यस मैम। तो नेचर के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस फेवरेबल है। फेवरेबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके लिए आपको किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इन प्रोसेसेस के लिए आपको फॉरन एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बल्कि ये फेवरेबल हैं, ये खुद ब खुद हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। क्लियर और नॉट? यस मैम। या मैम। ठीक है। सो इसके नीचे मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर नेचर ये कहती है कि जितने भी जो प्रोसेसेस हैं जिनमें यूनिवर्स का डिसऑर्डर या एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, सिर्फ वो ही फेवरेबल प्रोसेस है, तो इससे तो हमारे एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे नहीं करते? जबकि हमने तो ये चीज पढ़ी है कि चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो या बायोकेमिकल प्रोसेस हो, वो हर हाल में सेकंड और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता है।
तो फिर इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर किया जाएगा कि आपके पास जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ओबे हो रहे हैं और आपके पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी है जिसमें किसी किस्म का डिसऑर्डर नहीं है। इन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? एनी आइडिया? मैम क्योंकि हम रेंडमनेस भी लाइक बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, तो ये लॉ भी ओबे हो रहा है। और जब रेंडमनेस जो वो हो जाती है तो उसके बाद हम उसको ठीक भी करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। रैंडमनेस हम किस जगह क्रिएट कर रहे हैं? मैम अब प्लांट्स हैं तो हम उनको ब्रेक करते हैं और अपनी वेलफेयर के Very लिए, good. अपने यूज के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड। आप लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, यूनिवर्स, ठीक है? यूनिवर्स इज एक्चुअली, इन चीजों को अपने पास है ना कहीं नोट करते जाएं, ठीक है? यूनिवर्स इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स में दो चीजें आएंगी, ठीक है? सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ ऑब्जेक्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जो जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नेचर है, अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन सिस्टम में आएगा और ह्यूमन के अलावा बाकी इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सिस्टम होंगे। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें दोनों चीजें आती हैं, ठीक है? क्लियर और नॉट? Yes, जो ma'am. रिस्पॉन्स देते हैं, Yes, ma'am. ओके। अगर सिस्टम अपना ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, लाइक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी ग्रोथ और अपनी जो है वो इसके डेवलपमेंट की स्टेज के दौरान मैंने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने के लिए हमने डिफरेंट क्रॉप्स को जो है वो हार्वेस्ट किया। नेचर के अंदर या सराउंडिंग के अंदर हमने डिसऑर्डर फैलाया। क्रॉप्स का जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था उसको हमने हार्वेस्ट किया। वहाँ पे अपने रहने के लिए हमें जो लैंड, हमारे जो रहने की ज़रूरियात थी उनको पूरा करने के लिए हमने लैंड को जो है वो वेकेंट किया, दोबारा से डिसऑर्डर क्रिएट किया, अपना ऑर्डर तो मेंटेन किया। लाइक अगर हम एक जो है वो न्यू बॉर्न बेबी से एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म को देखें तो ग्रेजुअल चेंज आता है जिसमें उसकी मल्टीपल जो है उसमें ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है, जिसमें उसके अंदर डिफरेंट जो सेल्स हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन्स बन रही होती है, मेम्ब्रेन्स बन रही होती हैं, उसकी जो बॉडी के अंदर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो खड़े हो रहे होते हैं। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए जो कि वो इन्वायरमेंट से फूड से ले रहे हैं, और फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो इन्वायरमेंट के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। सो अपने ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट में वो बहुत सारा डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। सो जब हम इस डिसऑर्डर को काउंट करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो यूनिवर्स का डिसऑर्डर हमेशा हाई आएगा। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं, वो अपना ऑर्डर तो मेंटेन करते हैं लेकिन उसकी कंपनसेशन में या उसके रिटर्न में वो यूनिवर्स में डिसऑर्डर फैला देते हैं। सो ओवरऑल यूनिवर्स का डिसऑर्डर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इज इट क्लियर? जी मैम। आप में से अगर किसी एक बच्चे को भी इस पॉइंट का जो है वो कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज होती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, उनमें डिसऑर्डर नहीं है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ये किस तरह से स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको ओबे भी करते हैं और वो ऑर्गेनाइज भी है। तो आपने इन पॉइंट्स को एज एन रेफरेंस देके इस आंसर को जो है वो जस्टिफाई करना है। Let's move toward the next concept, which is about the free energy, Gibbs free energy. बच्चों अभी मैंने आप लोगों से कहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और अगर वो एनाबॉलिक रिएक्शन है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है। कुछ रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, फॉर एग्जांपल जब ग्लूकोज ब्रेक होगा वो ग्लाइकोलिसिस टीसीएस साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से एटीपी प्रोड्यूस करेगा, और बाद में ये एटीपी जो है ये हमारी बॉडी को हेल्प करेगी अपनी मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्प करेगी रेप्लिकेशन में, हमारी बॉडी को हेल्प करेगी ग्रोथ में। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर एट अ टाइम कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि एनर्जी को रिलीज करते हैं और एटीपी बनाते हैं, और साइमल्टेनियसली कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी चल रहे होते हैं जिसमें वो एनर्जी या एटीपी यूज हो रही होती है।
So there is a continuous exchange of energy within the living organism. Either वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं या फिर वो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? ठीक है। सो एनर्जी की वो फॉर्म जो कि कोई किसी केमिकल रिएक्शन में या तो रिलीज होती है या किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होती है, उस एनर्जी को हम यूजुअली कहते हैं कि इट इज फ्री एनर्जी। दिस फ्री एनर्जी की अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाए तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वर्क डन करने का पोटेंशियल रखती है। लाइक ग्लूकोज से जब एटीपी बनता है तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज होती है, लेकिन हीट वर्क नहीं परफॉर्म करती। सिर्फ वही एनर्जी वर्क परफॉर्म करेगी जो कि एटीपी के केमिकल बॉन्ड्स के अंदर सिक्योर हुई है, जो कि वहां पे कंजर्व है। इसका मतलब है कि हम हीट को फ्री एनर्जी नहीं कह सकते, हम एटीपी की एनर्जी को फ्री एनर्जी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज द एनर्जी जो कि बाद में हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन के प्रोसेस को और ग्रोथ के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी। सो ओनली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आगे वाले केमिकल रिएक्शन में वर्क डन करने का पोटेंशियल रखती है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द फ्री एनर्जी और द गिव्स फ्री एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैरामीटर को इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। यस और नो? जी वकार, आपका क्वेश्चन है? ये जो सेकंड ला है ये सेल पर भी ओबे होगा? बिल्कुल, ये सेलुलर लेवल पे भी ओबे होगा। मैम उस पर कैसे होगा, मतलब कि सेल मल्टीप्लिकेशन में होगा या उसके अंदर जो रिएक्शंस वगैरह सारे हैं उसमें? प्रोसेसेस के अंदर सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी होगा, सेलुलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बिल्डिंग के दौरान भी होगा। लाइक आपका एक सेल है और उस सेल अभी किसी भी लाइक कोई मुझे मेरी बॉडी के अंदर किसी पोर्शन के अंदर मुझे कट लगा है, अब पुराने सेल्स ने रिप्लेस होना है और उसकी जगह कोई न्यू सेल बनना है। न्यू सेल बनने का मतलब है कि उस सेल का न्यूक्लियस भी बनना है, उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बननी है, उस सेल के अंदर बाकी जितनी जो मेम्ब्रेन्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होगी, उसमें गोल्गी एपरेटस है, ये सारी मशीनरीज उसके अंदर बननी है। इन चीज़ों को बनाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से मसल मैस इफेक्ट होता है तो हमें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना पड़ता है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, बल्कि नहीं बायोकेमिस्ट्री 2 वालों ने पढ़ा था। एनर्जी का इंटेक क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इन प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है। इन प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, उसके लिए जो एनर्जी है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड का इंटेक करेंगे, उस फूड की ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन के बाद ग्लूकोज रिलीज होगा और वो ग्लूकोज सेल को जो है वो अपने इन मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करेगा। सो अल्टीमेटली हमने इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट किया है। अपने सेल के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंटल लेवल पे हमने या सराउंडिंग लेवल के अंदर हमने डिसऑर्डर को क्रिएट किया है। वकार क्लियर हुआ है या नहीं? जी मैम। हो गया? मैम ये आगे जो मूव है करें। वो सेल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है सराउंडिंग में? बिल्कुल, सेल मल्टीप्लिकेशन हर किस्म का जो एनालिसिस है उसको आप अप्लाई कर सकते हो विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी मैम। Okay, let's move toward the concept of Gibbs free energy. Gibbs free energy में मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देयर आर द सम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज तो होती हैं बट दे आर यूजलेस इन अ सेंस कि बॉडी उन्हें यूज नहीं कर सकती, इन्वायरमेंट में वो कहीं और जाके यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीट इज वन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर हीट वर्क नहीं करती, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी है, द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ये वर्क करने का पोटेंशियल रखती है, ये सिग्नल ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। सो ओनली वी आर कंसर्न विद द दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क, विच इज द गिब्स फ्री एनर्जी। सो ये पॉइंट हम लोगों ने कुछ हद तक पहले भी डिस्कस किया है बायोकेमिस्ट्री 1 के अंदर कि हम एनर्जी वैल्यू के हिसाब से रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लाइक अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, लाइक मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करती हूँ एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जिसमें आपके पास यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स ले लेते हैं और इस तरफ हम प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे मैं प्रोडक्ट्स लूंगी, यहाँ पे मैं पी लिख रही हूँ, और वाई एक्सिस पे मैं रिएक्टेंट्स लूंगी और एक्स एक्सिस पे मैं प्रोडक्ट लूंगी।
अगर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट से प्रोड्यूस होंगे, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिएक्टेंट ए, और इसने किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई प्रोडक्ट बनानी है एंड द प्रोडक्ट इज एट द लो एनर्जी लेवल एट दिस लेवल एंड द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज बी। सो आपके रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल या उनकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा थी, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में आपको बाहर से एनर्जी नहीं देनी, रिएक्टेंट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, रिएक्टेंट्स के पास ढेर सारी एनर्जी है, कुछ एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ एनर्जी होगी, जो यहाँ पे एडिशनल एनर्जी होगी, लाइक इस प्रोसेस में जो एनर्जी एडिशनल है उसको वो रिलीज कर देंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लेक्चर से आई विल सजेस्ट कि मैं जो हूँ वो पेड से ही करूँ, ताकि आप लोगों को अगर मैंने वहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अभी चूंकि ये बेसिक पॉइंट है इसलिए मैं उस जगह पे नहीं जा रही, मैं इसको आप लोगों को जो है वो एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी में दो कैटेगरीज हैं। अगर तो आपके पास रिएक्शन इस तरह से होता है कि प्रोडक्ट जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल सी है, उनकी एनर्जी लेवल कम है, तो इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा एनर्जी थी, जितनी एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी वो यूज़ होगी, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, और इसको हम कहते हैं कि दीज रिएक्शंस आर एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और इनमें जो डेल्टा जी का साइन है उसको हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो डेल्टा जी के साथ जो है वो नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है आपके पास ये नेगेटिव में आएगी, और ये नेगेटिव आने की रीजन क्या है, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो सिंपल थी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो मैम। मैंने आप लोगों से पहले जो है वो बायोएनर्जेटिक्स के बारे में बताया कि बायोएनर्जेटिक्स में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या बॉडी के अंदर होने वाले जो एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन है हमको स्टडी करते हैं, और जिन प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, एनर्जी चेंजेस हो रही है, उन प्रोसेसेस को देखते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं जिनके अंदर एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वो टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हैं, चाहे वो आप ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर देखो या आप कम्युनिटी लेवल के ऊपर देखो, तो आपके ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं ये दोनों लॉज पूरे होते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है एंड द नेम ऑफ दिस टर्म इज गिब्स फ्री एनर्जी। मैंने आप लोगों से ये कहा है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज पोटेंशियल टू डू सम वर्क, उस एनर्जी को हम कहते हैं, सिर्फ उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं कि इट इज गिब्स फ्री एनर्जी। इज इट सो? यहाँ तक तो क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यस जी मैम। मैम। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने जो है वो इस गिब्स फ्री एनर्जी की बेस पे जो है रिएक्शन को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है कि गिब्स फ्री एनर्जी की बेस पे हम किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस या एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक कह सकते हैं। पहले मैं एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक को क्लियर करूंगी और उसके बाद स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएंगे। इफ इन एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन में आपकी प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा एनर्जी हो और रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए हो, तो इस रिएक्शन के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्लूकोज, अगर आप स्टार्च की बात करते हो कि आपके पास स्टार्च एक पॉलीमर है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है, स्टार्च के पास ढेर सारी एनर्जी है, स्टार्च से ग्लूकोज का बनना एक लेस एनर्जी आप कह लें कि कंजप्शन प्रोसेस है, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो आपके रिएक्टेंट्स के पास इनिशियली एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट बनाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, और जो एडिशनल एनर्जी थी वो रिलीज हो रही है, तो इस तरह के रिएक्शन को आप कहते हो कि दिस इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। और इसमें आप इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करते हो, इसमें जो आपकी एनर्जी वैल्यू आती है गिब्स फ्री एनर्जी, उसके साथ आप नेगेटिव साइन लगा देते हो। लाइक आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है और इस केमिकल रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ है कि दिस केमिकल रिएक्शन हैज अ डेल्टा जी वैल्यू ऑफ -1.5,
तो इस -1.5 से आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान 1.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये इस केमिकल रिएक्शन की स्पेशलिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी यस मैम। मैम। ठीक है, नेगेटिव साइड से आपको ये चीज क्लियर होगी कि इस रिएक्शन में आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं, बल्कि इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड कंडीशन, एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट बहुत सिंपल से हैं, प्रोडक्ट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है, जबकि रिएक्टेंट्स, आपके रिएक्टेंट्स बहुत सिंपल हैं, रिएक्टेंट्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, जबकि जो प्रोडक्ट बननी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ढेर सारी एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज इज एन एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की बात करो तो उनमें एनर्जी नहीं है, बट इफ यू टॉक अबाउट द ग्लूकोज इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. ऐसा ही है ना? इसका मतलब है Yes, कि ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जिनके पास एनर्जी नहीं थी, उनको एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए कहीं से एनर्जी की इनपुट आई है, बाहर से एनर्जी की जरूरत थी और वो एनर्जी मिली है, और उसके बाद जो है ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हुआ है। और यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से आई है? सनलाइट। सन ने अपनी एनर्जी प्रोवाइड की है, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हुए हैं? ग्लूकोज में। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि तब तक नहीं हो सकता जब तक एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। एंड दिस इज द रीजन कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लाइट पे डिपेंड करता है। जब तक लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी नहीं होगी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ एंडरगोनिक रिएक्शन। बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए यू मस्ट हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बल्कि आप एनर्जी की इनपुट दे रहे हो। सो यहाँ पे जो डेल्टा जी वैल्यू होगी उसके साथ कौन सा साइन लगेगा? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन लगेगा। एंड दिस रिएक्शन विल बी एंडरगोनिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? इस स्लाइड में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? मैम यहाँ पर जो आर की वैल्यू ये कम है? जी, रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी कम है, जबकि प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? किसी एक्सटर्नल सोर्स से आएगी। ठीक हो गया? ये पॉइंट बच्चों ऐसा पॉइंट है जो कि बायोएनर्जेटिक्स में मल्टीपल टाइम्स मैंने रेज करना है, मल्टीपल टाइम्स आप लोगों से पूछना है। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप लोगों ने इस चीज को रिवाइज जरूर करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है और किस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी की बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंड द सेकंड वन इज एंडरगोनिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी की इनपुट देनी होती है, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है? आप लोग अब मुझे बताएं कि ग्लूकोज से एटीपी का बनना एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा या एंडरगोनिक रिएक्शन होगा? एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक। उसमें एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस विल बी द टाइप ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। सो यूजुअली आपके पास जो कैटाबोलिक रिएक्शन है, इस पॉइंट को नोट कर लें कि आपके जो मेटाबॉलिज्म में दो कंडीशंस हैं। एक तरफ हमने कैटाबोलिक रिएक्शंस की बात की और दूसरी तरफ एनाबोलिक रिएक्शंस। यूजुअली कैटाबोलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं। और एनाबोलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हो। ठीक है? तो उसमें आपको इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर? पहले मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी की बेस पे आप रिएक्शन को किस तरह से दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, आइदर एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक। और उसके बाद मैंने कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन के बारे में एक जनरल पॉइंट रेज किया है कि यूजुअली द कैटाबोलिक रिएक्शंस आर एक्सर्गोनिक इन नेचर, उनसे एनर्जी रिलीज होती है,
एंड द एनाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें आपके अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं। दीज आर द रिएक्शंस जिसमें आपको सिग्निफिकेंट इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर एंडरगोनिक इन नेचर। क्लियर हो गया? ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करते जाएं क्योंकि कमिंग लेक्चर्स में ये पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने मैं रेज करूंगी और आने वाले लेक्चर्स में इन पॉइंट से मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी आप लोगों से। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द एंथैल्पी। एंथैल्पी इज सिंपल टर्म कि इसमें आप किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, किस किस्म के बॉन्ड्स हैं और उनका हीट कंटेंट कितना है उसको स्टडी करते हो। आपने फ्री एनर्जी में एनर्जी वैल्यूज को डिस्कस किया है, लेकिन एंथैल्पी के अंदर आप हीट कंटेंट को डिस्कस करते हो। लाइक देयर आर सम केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्शन के बाद एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? बिकॉज जिस तरह से यहाँ पे हमने फ्री एनर्जी के तौर पे अप्लाई किया है, इसी तरह से जो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब वो रिएक्शन होंगे जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। इन दोनों चीजों को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। एक्सर्गोनिक रिलेट्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एक्सोथर्मिक रिलेट्स टू द रिलीज ऑफ हीट। एनर्जी और हीट में डिफरेंस है बिकॉज हीट कैन नॉट परफॉर्म वर्क विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम बट एनर्जी कैन परफॉर्म वर्क। ठीक हो गया? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है। और हीट क्यों रिलीज होती है? बिकॉज आपके रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। हो सकता है रिएक्टेंट्स में ज्यादा बॉन्ड्स हों और जब प्रोडक्ट आपके पास बनती है, जैसे स्टार्च से ग्लूकोज का बनना, स्टार्च के अंदर आपके पास मल्टीपल जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। जबकि अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में सिर्फ जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। हियर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स विल बी एब्सेंट। तो इस केस में आप लोग क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो हीट कंटेंट है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से आपके पास जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है एंड देयर आर सम केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी यूज हो रही है। जी वकार, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम ये जो नंबर्स ऑफ बॉन्ड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेंगे कि सब में एक ही नंबर के होंगे बॉन्ड्स? पर्सन टू पर्सन नहीं, ये कंपाउंड टू कंपाउंड या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेंगे। अगर ग्लूकोज की आप बात करेंगे तो डेफिनेटली ग्लूकोज जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल रिमेन सेम। ठीक है, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकते हैं लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? जी मैम। ओके, एंथैल्पी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी। और एंट्रोपी का हम कुछ हद तक अभी डिस्कस भी कर चुके हैं जब हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी कि एंट्रोपी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। जितने भी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस हैं जिनमें यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होती है। ये चीज हमने अभी डिस्कस की है ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यस मैम। ठीक है मैम की है। अब ओके, अब इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम देखते हैं कि अभी जो हमने 2 से 3 दफा एक चीज को डिस्कस किया है कि देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। सो ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल का क्या मतलब है? ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं कि व्हाट डज द फेवरेबल रिएक्शन मींस। फेवरेबल रिएक्शंस क्या होते हैं और नॉन फेवरेबल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट मूव करें बच्चों। ओके, ये आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन के थ्रू आप फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी को रिलेट कर सकते हो। यानी ये जो 3 टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देखो तो यू कैन से कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। ये बेसिकली डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस को देखते हुए ये एक्सप्रेशन निकाला गया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी tells us about the favorable as well as non-favorable nature of a reaction. इससे पहले हमने डेल्टा जी को पढ़ा है या फ्री एनर्जी को पढ़ा है और फ्री एनर्जी की बेस पे हमने किसी केमिकल रिएक्शन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया। एक क्लास हमने कही थी कि अ केमिकल रिएक्शन विल बी एक्सर्गोनिक अगर उसमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी और उसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर हमने कहा है कि द केमिकल रिएक्शन विल बी एंडरगोनिक
अगर उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी, और इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इज इट सो? ऐसा ही था ना? जी मैम। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम थोड़ा सा आगे लेके जाने लगे और हम ये देखने लगे हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू से हमें कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। फेवरेबल एंड स्पॉन्टेनियस इज द सेम थिंग, सिमिलरली नॉन फेवरेबल एंड नॉन स्पॉन्टेनियस इज द सेम थिंग। सो ये पॉइंट्स आप लोगों ने अपने पास, अगर आप लोग लेक्चर नोट करें, मैं वैसे यही चीज़ कहूँगी कि आप लोग बायोकेमिस्ट्री 2 में अपनी ये प्रैक्टिस बनाएं कि आप लोग जो हैं वो लेक्चर नोट करते जाएं साथ साथ। सो अगर मैंने आप लोगों के सामने पहले ये क्वेश्चन रेज किया है कि डेल्टा जी टेल्स अस अबाउट द एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक नेचर ऑफ अ रिएक्शन, तो आप इसको जस्टिफाई करो। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं कि डेल्टा जी वैल्यूज कैन आल्सो हेल्प अस इन डिटरमिनिंग द फेवरेबल एज वेल एज द नॉन फेवरेबल नेचर ऑफ रिएक्शन, और इन प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द रिएक्शन। सो हमें कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है? लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। आप लोगों के सामने मैं अभी, इससे पहले मैंने सिर्फ फ्री एनर्जी की बात की थी, ऐसे ही है ना? अब मैं कह रही हूँ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। इससे पहले मैंने फ्री एनर्जी के बारे में बात की है ना, और अब मैंने यहाँ पे स्लाइड में एक पॉइंट लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज अबाउट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। जी बच्चों, ये शो हो रहा है आपको? यस मैम। What is the difference between the simple free energy and standard free energy? स्टैंडर्ड का वर्ड जहां पे भी आपके पास आएगा, इट मीन्स कि इसको आपने किसी खास कंडीशन के अंदर इस रिएक्शन को स्टडी किया। आप लोग जब एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ते थे तो आप यूजुअली ये चीज़ देखते थे कि दिस रिएक्शन इज स्टडीड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम हमेशा 25 डिग्री सी को टेम्परेचर लेते हैं, 1 atm प्रेशर कंसीडर करते हैं, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को 1 मोलर लेके चलते हैं। दीज आर दी स्टैंडर्ड कंडीशन। से नोट डाउन करें कि आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोलर। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप इन स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर स्टडी करते हो तो उसकी जो फ्री एनर्जी वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे दिस इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, या स्टैंडर्ड कंडीशन में इस रिएक्शन को इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ? फ्री एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट। उसमें हमने स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, उसमें हमने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की थी, लेकिन जब मैंने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात की है, इट मीन्स आई एम स्टडिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर और नॉट? जी मैम। ठीक है। सो आगे आप लोगों के पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में अगर डेल्टा जी नॉट का साइन लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि दिस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अगर उसमें मैंने आपको टेम्परेचर नहीं दिया, प्रेशर नहीं दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्पेसिफाई नहीं की, तो आप लोगों को फॉर श्योर होना चाहिए कि इन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर विल बी 25 डिग्री सी और 298 केल्विन, pressure will be 1 atm and hydrogen ion concentration will be 1 molar. Clear? अगर ये clear है तो let's move toward the mathematical expression of this delta G, जिसके थ्रू हम किसी chemical reaction की spontaneous या non spontaneous nature को predict कर सकते हैं। आज इतना ही काफी है। मैं मैम टाइम अप हो गया। चले बच्चों, ठीक है, यहाँ पे इसको एंड करते हैं, लेकिन आप लोग मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोग इस स्लाइड तक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख के आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट की नहीं बल्कि सिर्फ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करूँ। क्लियर हो गया? ओके मैम। मैम आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। श्योर, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी।